थंबनेल में इतना कुछ जो मेंशन कर रखा है ना, ये बात की जा रही है नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। तो नासा का यहाँ पर जो ये मिशन है ये कहाँ पे गया है, एस्टेरॉइड पर गया था। एक एस्टेरॉइड यानी एक रॉकी पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है अंतरिक्ष में बहुत सारे रॉकी पार्टिकल हैं, बहुत सारी चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इधर उधर तैर रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं में यहाँ पर एक एस्टेरॉइड है बेनू नाम का। ठीक है, इस बेनू एस्टेरॉइड पर नासा ने इस ओसिरिस रेक्स मिशन को भेजा। पता है अब क्या हुआ, वो जो मिशन गया था बेनू पर, वहाँ से कुछ सैंपल जो पत्थर मिट्टी जो भी है उसको कलेक्ट करके वापस पृथ्वी पर लेकर आ चुका है। कितना समय लगा इस पूरे प्रोसेस में, 7 साल लग गए। 7 साल बाद यहाँ पर ये नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन वापस लौटा है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी पता है जो ये रेक्स मिशन है इसने केवल सैंपल भेज दिया है, यानी पृथ्वी से ऊपर 1 लाख किलोमीटर की ऊपर से उसने सैंपल छोड़ दिया एक कैप्सूल के माध्यम से, और वो कैप्सूल सैंपल लेकर आ चुका है पृथ्वी पर। और वो पता है मिशन एक दूसरे मिशन पर निकल चुका, वहीं से अपनी दोबारा उड़ान भर ली उसने। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, इसको एक एक करके समझेंगे। ये आप देख पाओगे बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो लगातार पब्लिश हो रहे हैं। ये जो आप ब्लैक कलर का डब्बा देख रहे हो ना, यही कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर में थोड़ा सा जो ये सैंपल है वो रखा हुआ है किसका, बेनू का। बेनू क्या है, एक एस्टेरॉइड है। ठीक है, तो उसका जो भी पत्थर मिट्टी जो भी लेकर आया गया है वो इसी डब्बे के अंदर रखा हुआ है, इसी कैप्सूल के अंदर में रखा हुआ है। समझ गए। अब हम एक एक करके समझेंगे ये पूरा इंपॉर्टेंट मिशन क्या है। तो ओसिरिस रेक्स और ओसिरिस रेक्स मिशन का नाम अब से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर इसका नाम बदलकर ओसिरिस APEC कर दिया गया है। ये चेंज क्यों किया गया नाम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो डिटेल्स है वो मेंशन कर रखी है, चाहो तो यहाँ से आप सीधा नोट डाउन कर सकते हो। तो US की स्पेस एजेंसी नासा, इनका स्पेसक्राफ्ट क्या किया, एस्टेरॉइड बेनू पर गया और बेनू से लगभग 7 साल बाद कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके लाया। वहाँ की मिट्टी जो भी कंकड़ पत्थर कह सकते हो वो, जैसे ये वाला आप GIF देखो, इसमें ये गया मिशन, इसने बेनू पे थोड़ा सा छुआ, अपने आप को टच किया, और टच करने के बाद वापस से ऊपर उड़ान भरी और उड़ान भर के सीधा पृथ्वी पर आई। ये देखो यहाँ से इसने सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल कलेक्ट करके वापस से आ गया। तो ये प्रोसेस यहाँ पर हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये सैंपल हम क्यों लेकर आए, हमें 7 साल लग गए लाने में, और ये क्यों लेकर आए। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि जो बेनू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना एस्टेरॉइड है, और इस पे से जो सैंपल लेकर आए हैं उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे जो हमारा सूर्य है या बाकी सारे प्लैनेट्स है, बाकी सारे ग्रह हैं, वो बनकर आए हैं, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्योंकि जिस समय पर सोलर सिस्टम बना, ये सारी चीज़ें बनकर आई हैं, उसी समय का ये बेनू भी है। तो इससे काफ़ी कुछ हमको पता चल सकता है। इसी वजह से हम इस मिशन को कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस मिशन का जो नाम रखा गया था वो था ओसिरिस रेक्स। इसको वैसे लॉन्च कब किया गया था, 8 सितंबर 2016 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मिशन की यह है कि दोस्तों आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो मिशन था, ये स्पेसक्राफ्ट आया, ये बेनू से सैंपल कलेक्ट करके आया। आने के बाद में ये उतरा नहीं है धरती के ऊपर, इसने बस खाली ऊपर से पृथ्वी से लगभग ऊपर 1 लाख किलोमीटर की दूरी से ही क्या किया, अपना जो ये कैप्सूल है उसको रिलीज़ कर दिया, जिस कैप्सूल में ये इस प्रकार से मिट्टी भर के लेकर आया था। ठीक है, जो कैप्सूल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कैप्सूल में मिट्टी भर के लाया और उसको ऊपर यानी पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर से ऊपर से ही यहाँ पर इसने रिलीज़ कर दिया। अब ये कैप्सूल धीरे धीरे यहाँ पर उतर गया नीचे, और ये जो कैप्सूल है ये कहाँ पे उतरा है, उताह डेजर्ट के अंदर में। जो उताह डेजर्ट है वहाँ पर लगभग शाम 8:23 पर 24 सितंबर को ये उतर गया। ठीक है, ये कैप्सूल से पैराशूट ओपन हुआ, पैराशूट से धीरे धीरे उतर गया वो उस डेजर्ट के अंदर में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो कैप्सूल से सैंपल तो आ गया, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट जो जा रहा है ये कहाँ गया। तो दोस्तों ये स्पेसक्राफ्ट वापस अपने सफ़र पर निकल चुका है। बस खाली ये 20 मिनट के लिए आया था, वो भी पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर। उसने बस खाली सैंपल छोड़ा, और सैंपल छोड़ने के बाद में अपना इंजन वापस चलाया, और इंजन फायर करने के बाद में ये दूसरे एस्टेरॉइड की तरफ निकल चुका है। इसकी दूसरी जर्नी शुरू हो चुकी है, और जो दूसरा एस्टेरॉइड है उसका नाम है एपोफिस एस्टेरॉइड। अभी जो सैंपल आया है वो बेनू एस्टेरॉइड से आया है, अब ये एपोफिस एस्टेरॉइड की तरफ निकल चुका है। और पता है एपोफिस एस्टेरॉइड पे कब पहुंचेगा, ये 2029 में, 2029 में ये एपोफिस एस्टेरॉइड पर ये मिशन पहुंचने वाला है। और इसी वजह से इसका जो नाम है ओसिरिस रेक्स से बदलकर ओसिरिस एपेक कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि रेक्स वाला तो पूरा हो गया भाई, बेनू से आ गया सामान लेके, अब यहाँ पर ये सीधा एपेक पे जा चुका है, इस वजह से इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। समझ गए। ये आप देख पाओगे जो हमारे जितने भी नासा के साइंटिस्ट हैं, इस प्रकार से इन्होंने ये जो भी हमारा कैप्सूल है इसको लेकर आए हैं। इस कैप्सूल का यहाँ पर अभी ओपनिंग वगैरह की जाएगी, बाकी सारा काम किया जाएगा। तो बताइए जो कैप्सूल है ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो हमारा इंडिया का जो इंडिया कह रहा हूँ, जो हमारे पृथ्वी का जो पूरे अर्थ का जो वातावरण है उसमें लगभग 27,000 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर ये एंटर किया था।
ये कैप्सूल इतनी तेज़ी से एंटर किया, एंटर करने के बाद में कहाँ पर लैंड किया, उतार डेजर्ट के अंदर में। उतार डेजर्ट में ये सभी साइंटिस्ट पहले से प्रेजेंट थे कि भाई उतरता है तो फटाफट उठा के लेकर आएंगे, और ये उठा कर लेकर आए। और जैसे यहाँ पर ये उतर कर आया डेजर्ट में, जैसे यहाँ पर ये गिरा, तो नासा की टीम ने इसको, यानी इस 45 किलोग्राम का, ये जो पूरा का पूरा कैप्सूल है 45 केजी का है, तो इस पूरे 45 किलोग्राम के कैप्सूल को टेफ्लॉन की एक शीट ली और उसके अंदर यहाँ पर इसको कवर कर दिया। देन उसके बाद में एक 100 फुट का केबल हेलीकॉप्टर से लटकाया, उसमें टांग दिया इसको, और फिर वो जो हेलीकॉप्टर है वो इसको एक क्लीन रूम में लेकर पहुंच चुका है। ये आप देख पाओगे, ये रूम में यहाँ पर इसको पहुंचा दिया गया। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस वजह से बहुत कम साइंटिस्ट को यहाँ पे आप कह सकते हो परमिशन दी गई इसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए। तो आप देख पाओगे केवल 5-6 साइंटिस्ट हैं जिनको यहाँ पर इस क्लीन रूम में छोड़ा गया, जो कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। नासा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो ये कैप्सूल है, आप देख पा रहे होंगे साइज़ में कितना बड़ा कैप्सूल है, लेकिन इस पूरे कैप्सूल में पता है सैंपल कितना है? केवल 250 ग्राम। केवल 250 ग्राम सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया गया है बेनू से, और जिसमें से बोला जा रहा है कि जो इस 250 ग्राम सैंपल है, इसमें से 75% सैंपल को आगे फ्यूचर रिसर्च के लिए रखा जाएगा बचाकर। और ये कहाँ पे रखा जाएगा? नासा के अंदर में, जो नासा का स्पेशली जो जॉनसन स्पेस फ्लाइट सेंटर है ह्यूस्टन के अंदर में, वहाँ पे रखा जाएगा। इसका 75% जो भी यहाँ पर सैंपल है इसको फ्यूचर रिसर्च के लिए रख देंगे, बाकी के ऊपर एनालिसिस चलेगा और 2025 तक इसको पूरी तरह से एनालाइज कर लिया जाएगा। तो ये जो बेनू एस्टेरॉइड है, ये देखने में कुछ इस तरीके से लगता है जैसे हमारा लट्टू होता है ना, उस तरीके से आप देख पा रहे होंगे एक लट्टू की शेप में यहाँ पर यह एस्टेरॉइड बना हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये मिशन हमें क्या देगा? तो ये जो बेनू एस्टेरॉइड का सैंपल है, ये हमारे साइंटिस्ट की हेल्प करेगा जानने के लिए कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल का जो फॉर्मेशन है, ये सौर मंडल कैसे बना है, उसके बारे में जानकारी हमको मिलेगी। प्लस इससे संबंधित और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हमें ये भी पता चलेगा कि इस तरीके के जो एस्टेरॉइड्स हैं वो अर्थ को आने वाले समय पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। समझ गए? बाकी यहाँ पर ये कुछ फ़ोटोज़ आपको दी गई हैं जिसमें पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 8 सितंबर 2016 से यहाँ पर एक रॉकेट के माध्यम से इस मिशन को छोड़ा गया। फिर उसके बाद में ये बेनू पर पहुँचा 2018 में। उसके बाद इसने कुछ साल तक वहाँ पे रिसर्च किए, एनालिसिस की, देन उसके बाद वहाँ से निकल कर आया और अभी फाइनली 24 सितंबर 2023 में इसने यहाँ पर एक कैप्सूल छोड़ दिया है पृथ्वी पर। उस कैप्सूल में 250 ग्राम के आसपास जो सैंपल है बेनू का हमको मिल चुका है। फिर उसके बाद में ये कैप्सूल छोड़ने के बाद में वापस निकल चुका है अपने दूसरे सफ़र पर, और कहाँ पे निकल चुका है? एपोफिस नाम के एस्टेरॉइड पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों थोड़ा सा बेनू के बारे में जान लो, ये आपसे पूछा जा सकता है बेनू एस्टेरॉइड के बारे में। तो जो बेनू एस्टेरॉइड है इसका पूरा नाम है एस्टेरॉइड 101955 बेनू। ठीक है, तो लगभग बोला जाता है कि 1999 में ये जो बेनू एस्टेरॉइड इसको खोजा गया था, और ये एस्टेरॉइड हर 6 साल में पृथ्वी के करीब से गुजरता है, ऐसा भी बोला जा रहा है। साइज़ में कितना बड़ा है? आधा किलोमीटर साइज़ यहाँ पर इस पूरे एस्टेरॉइड का देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में सूर्य से इसकी जो दूरी है लगभग 16.8 करोड़ किलोमीटर्स के आसपास की इसकी दूरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बोला जाता है कि आज के कंपैरिजन में करीब ये भी 4.5 अरब साल पहले बना था, जब पूरा का पूरा हमारा सौरमंडल बना था, तब उसी दौरान यहाँ पर इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। इसी वजह से इसके ऊपर जो भी सैंपल मिलेंगे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सौरमंडल कैसे बना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। समझ गए? और यहाँ पर इस एस्टेरॉइड पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है इसका, कभी यहाँ पर 116 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, कभी यहाँ पर -100 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गई बात बेनू एस्टेरॉइड की। और जो दूसरा एस्टेरॉइड अब जिस पे ये ओसिरिस रेक्स मिशन निकल चुका है वो है एपोफिस। ठीक है, एपोफिस का नाम ध्यान रखना। एपोफिस बेसिकली एक मूंगफली की तरह दिख रहा है। ये जो एस्टेरॉइड है एक पीनट की तरह दिख रहा है ना, मूंगफली की तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो एस्टेरॉइड है इसको 2004 में खोजा गया था। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? बोला ये जा रहा है कि जो ये हमारा ओसिरिस रेक्स मिशन है, इसका नाम बदल गया, ओसिरिस एपेक कर दिया गया, क्योंकि अब ये एपोफिस पर जाएगा। तो अभी ये जो मिशन है इसके लिए रवाना हो चुका है। 2029 तक बोला जा रहा है कि इस एस्टेरॉइड पर पहुंचेगा। पहुंचने के बाद में यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट करके लाकर देगा हमको। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन भी उसी समय पर, यानी 4.5 अरब साल पहले बना था ये, जब हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये एस्टेरॉइड होते क्या हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एस्टेरॉइड इस प्रकार के रॉकी पार्टिकल्स, चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, अंतरिक्ष में तैर रही हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी है, इस वजह से इन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है। ऐसे तमाम एस्टेरॉइड्स हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे प्लैनेट से, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, जैसे हमारा ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जितने भी ग्रह हैं, इनसे छोटा साइज़ का होता है एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड छोटा होता है प्लैनेट से, इस वजह से इनको माइनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं।
नासा के अकॉर्डिंग बताया ये जा रहा है कि हमारे पास में टोटल 9,94,383 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है, नोन एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा जो एस्टेरॉइड्स हैं इनको 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। पहले एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में आते हैं, और पता है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वहाँ पे लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के आसपास एस्टेरॉइड्स हैं। तो मेन बेल्ट कौन सी है? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक सोलर सिस्टम का पूरा एक फोटो। ये आपको सन नज़र आएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 प्लैनेट्स के ऊपर फोकस करो, वो है मार्स और जुपिटर। ये आपको देखने को मिलेगा मार्स, और ये रहा यहाँ पर जुपिटर। तो मार्स का ऑर्बिट ये है, जुपिटर का ऑर्बिट ये है। इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में आप देख पा रहे होंगे एक और लाइन चल रही होगी, छोटे छोटे इसी प्रकार के रॉकी पार्टिकल्स हैं ये। इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से 2 ग्रह के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। समझ गए? इस वाली बेल्ट में कई मिलियन एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एस्टेरॉइड की पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है ट्रोजन्स। अब ट्रोजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रोजन्स के बारे में नहीं जानते हैं। देखो, ये तो हो गई हमारी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, लेकिन जो जुपिटर होता है, जुपिटर वाले ऑर्बिट को दोस्तों अगर आप देखते हो ना, तो जुपिटर के प्लैनेट के आगे और पीछे दोनों तरफ इसी ऑर्बिट पर भी कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रोजन एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड कहाँ पे होता है? जुपिटर वाले ऑर्बिट पर ही पाए जाते हैं। जो 3rd क्लास होता है एस्टेरॉइड का, वो होता है नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, यानी वो हमारी पृथ्वी के आसपास होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे पूरे सौर मंडल में एस्टेरॉइड्स फैले हुए हैं। तो यहाँ पर नियर अर्थ जो कि पृथ्वी के आसपास होते हैं, पृथ्वी के आसपास से गुजर रहे होते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक भी होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं। समझ गए? खैर, मून बचाता है लेकिन पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। अब बोला यह जाता है कि लगभग यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं 1400 में से, जो कि पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, पृथ्वी से टकरा सकते हैं, उनका खतरा बहुत ज़्यादा है। तो पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं दोस्तों? वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जिसका खतरा स्पेशली यहाँ पे पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने एस्टेरॉइड को लेकर बताया, प्लस ये जो पूरा मिशन है ओसिरिस रेक्स मिशन, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्यों भेजा गया, कैसे काम कर रहा है, इसका नाम क्या, क्यों चेंज किया गया, कैसे चेंज किया गया, और ये दोनों जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या है, सब डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया। यानी प्रीलिम्स मेंस कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से।